हाय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा मैंने कल आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के विषय में बताया था और मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दिया था कि यह आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए, इंटर के एग्ज़ाम के लिए, आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए, जेईई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताने चल रहा हूँ। मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, माई सेल्फ अलीमुद्दीन शेख कादरी, अपने इस कोचिंग सेंटर के माध्यम से मैं आपको लगातार एक नई नई चीज़ें, एक नए नए तथ्य, एक नए नए पॉइंट मैं आपको बताता रहूँगा और आप लोग जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक मेरा पर डे का लेक्चर सुनते रहिएगा। तो आज फिर मैं अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आपको एक नए टॉपिक की तरफ ले चलते हैं और हमारा नया टॉपिक है पॉलीमर्स। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा पॉलीमर्स, लेकिन इसकी कुछ डिफिकल्टीज हैं, इसकी कुछ डिफिकल्टीज हैं जिसको जानना सभी के लिए नितांत आवश्यक है। वास्तव में पॉलीमर होते क्या है, पॉलीमर है क्या, हम किसको पॉलीमर कहते हैं। आप लोगों ने माला तो जरूर देखा होगा, जो गले में पहना जाता है माला, माले को आप लोगों ने जरूर देखा होगा और माले को देख करके वहां पर आप लोगों ने एक निर्णय लिया होगा कि माले के जितने भी दाने होते हैं सारे दाने एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें बीच बीच में कहीं कहीं पर या फिर सारे मालों के दाने को छोड़कर के सिर्फ एक माले का दाना काफी बड़ा होता है। जब सभी माले के दानों के आकार, संरचनाएं एक समान होती हों तो वह समबाहुलक कहलाता है, उसको हम समबाहुलक कहते हैं। और जब उनमें से एक दाने की संरचना भिन्न हो जाए, दो दाने की संरचना भिन्न हो जाए, तीन दाने की संरचना भिन्न हो जाए, इस प्रकार से दानों की संरचनाओं में भिन्नता आती जाए, एक छोटा दाना एक बड़ा दाना इस तरह से आते जाए, तो हम ये कहते हैं कि ये सहबाहुलक हो गए। आइए देखते हैं एक एक करके हम इसके विषय में। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बाहुलक होते क्या हैं, बाहुलक के विषय में होता क्या है। बाहुलक सरल उच्च सरल अणुभार के यौगिकों से सरल अणुभार, सूक्ष्म अणुभार के यौगिकों का समूह, सूक्ष्म अणुभार के यौगिकों के समूह से एक उच्च अणुभार का यौगिक बनता है। सूक्ष्म अणुभार के यौगिकों के समूह से, भाई छोटे छोटे अणुओं के अणुभारों को आपस में आप जोड़ेंगे, जाहिर सी बात है कोई बड़ा अणु बन जाएगा। तो सूक्ष्म अणुभार के अणुओं के समूह से एक उच्च अणुभार के अणु की संरचना प्राप्त होती है। जो उच्च अणुभार के अणु की संरचना प्राप्त होती है उसी को हम कहते हैं कि अब बाहुलक है, और जो बनने की प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन है, बहुलकीकरण है। क्लियर। अगर दाने के आकारों की जो उसमें पार्टिकल लगे हुए हैं उनके आकारों के समान साइज है, सेम स्ट्रक्चर, सेम साइज, सेम वेट है, हम बोलेंगे कि यह जो है यह एक बाहुलक है। क्या है? एक बाहुलक है। बाहुलकों की रचना एकलकों से होती है, बाहुलकों की रचना एकलकों से होती है। मैं एकलकों के विषय में आपको बताना चाहता हूं। मैंने बताया भी आपको कि एकलक के विषय में हम ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं, एकलक के विषय में ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं कि जब दानों के आकारों की संरचनाएं एक समान हो। इस प्रकार से दानों के आकारों की संरचनाएं एक समान होगी तो कहेंगे एकलक है। ये एक एक दाना हमारा एकलक है, एक एक दाना हमारा एकलक है। लेकिन इन्हीं एकलकों का जब संयोग कर दिया जाता है, एक दूसरे से धागे के द्वारा पिरो दिया जाता है, एक दूसरे को रासायनिक बंधनों से बांध दिया जाता है, तो इस प्रकार से बनी हुई संरचना ये पॉलीमर कहलाती है, ये बहुलक कहलाती है। मोनोमर इज ए सिंगुलर, पॉलीमर इज ए प्लूरल। कंफर्म।
अगर कोई मोनोमर कह रहा है तो जान लीजिएगा कि सिंगुलर कह रहा है, अगर कोई पॉलीमर कह रहा है तो जान लीजिएगा कि ये जो है बहुलक कह रहा है, ये जो है बहुवचन में बोल रहा है। तो पॉलीमर हमेशा वो प्लूरल होता है, बहुवचन में होता है, और जो है एकलक वो सिंगुलर होता है। तो आपने देखा कि एकलक और बहुलक इस प्रकार से जिन सरल अणुओं के संयोग से यह संरचना प्राप्त होती है, जिन सरल अणुओं के संयोग से यह संरचना प्राप्त होती है, उन्हें हम एकलक कहते हैं। क्या बोलते हैं? उनको एकलक बोलते हैं। और इन्हीं एकलकों में, एकलक को हम कहते हैं इंग्लिश में मोनोमर। क्या बोलते हैं एकलक को? एकलक को बोलते हैं मोनोमर। ये मोनोमर हमारा जो है ये एकलक होता है। लेकिन अगर बहुलक की बात किया जाए तो ये पॉलीमर हो जाएगा। क्योंकि पॉलीमर हो जाएगा, पॉली मीन्स POLY, पॉली मीन्स होता है मेनी, पॉली मीन्स होता है मेनी, कई, पॉली मीन्स मेनी, मेनी मीन्स कई। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने एकलक और बहुलकों के विषय में आपको बताया। अब आइए थोड़ा सा हम एग्जांपल देते हैं कि समान प्रकार के एकलक अणुओं से बने बहुलक, समान प्रकार के एकलक अणुओं से बने बहुलक समबहुलक कहलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिसको होमोपॉलीमर्स, क्या बोलते हैं उसको? होमोपॉलीमर्स। समान प्रकार के एकलक अणुओं से बने बहुलक, समान प्रकार के एकलक अणुओं से बने बहुलक समबहुलक या होमोपॉलीमर्स कहलाते हैं। अगला क्या है? भिन्न प्रकार के, ध्यान से सुनिएगा, भिन्न प्रकार के एकलक अणुओं से बने बहुलक, भिन्न प्रकार के, साइज उनकी डिफरेंट हो गई बेटा, माय डियर फ्रेंड्स, साइज उनकी डिफरेंट हो गई। भिन्न प्रकार के एकलक अणुओं से बने बहुलक जो है उसको सहबहुलक कहा जाता है या कोपॉलीमर्स कहा जाता है। अंडरस्टैंड? फॉलो दिस पॉइंट? आया समझ में? उसको हम क्या बोलते हैं? कोपॉलीमर्स बोलते हैं, सहबहुलक बोलते हैं। इस तरह से हम एक जो है मोनोमर और पॉलीमर के विषय में स्टडी करते हैं। आइए हम आपको देखते हैं कि बहुलकों का वर्गीकरण। ठीक है? एनी कंफ्यूजन? फिर वंस अगेन फिर से आप एक बार देखिए, समान प्रकार के एकलक अणुओं से बने बहुलक समबहुलक कहलाते हैं, उनको हम होमोपॉलीमर्स कहते हैं। भिन्न प्रकार के एकलक अणुओं से बने बहुलक सहबहुलक कहलाते हैं, सहबहुलक कहलाते हैं, उनको हम कोपॉलीमर्स कहते हैं। ये तो आपने दो प्रकार के बहुलकों को देख लिया। अब हम आपको बताना चल रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लियर? देखते चलिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में अगर हम आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में हम आते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, क्या? वर्गीकरण। वर्गीकरण किसका कर रहे हैं बेटा? वर्गीकरण हम कर रहे हैं पॉलीमर्स का, बहुलकों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो बहुलकों का वर्गीकरण, वर्गीकरण की दृष्टि से बहुलकों को दो भागों में बांट दिया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। हाउ मेनी पार्ट्स? दे आर डिवाइडेड इनटू ओनली 2 पार्ट्स। व्हाट इज दिस? व्हाट आर 2 पार्ट्स? क्या है 2 भाग? पहले भाग को कहते हैं नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक बहुलक। पहले को हम कहते हैं नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक बहुलक। क्या बोलते हैं इसको? प्राकृतिक बहुलक। और दूसरे को अगर हम कहते हैं वह है सिंथेटिक पॉलीमर। क्या होता है उसको? सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। इसको हम कहते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर को हम कहते हैं संश्लेषित बहुलक। क्या बोलते हैं? संश्लेषित बहुलक। क्या बोलते हैं? संश्लेषित बहुलक। तो हमारा
जहां तक कॉन्सेंस कह रहा है, आपकी समझ में आ गया होगा कि बहुलक कितने प्रकार के होते हैं। बहुलकों को वर्गीकरण की श्रेणी से हमने दो भागों में बांट दिया। वेरी सिंपल, दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। एक को हम कहते हैं नेचुरल पॉलीमर्स, दूसरे को कहते हैं हम सिंथेटिक पॉलीमर्स। एक को हम कहते हैं प्राकृतिक बहुलक, दूसरे को कहते हैं संश्लेषित बहुलक। आइए देखते हैं कि प्राकृतिक बहुलक कौन है और संश्लेषित बहुलक कौन है। सबसे पहले आप लिखेंगे जो है प्राकृतिक बहुलक, तो आप लिखेंगे प्राकृतिक बहुलक, जिसको हम कहेंगे नेचुरल पॉलीमर्स। क्या बोलेंगे? नेचुरल पॉलीमर्स। क्या बोलेंगे? नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स, इसको हम कहते हैं प्राकृतिक बहुलक। ऐसे बहुलक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। ऐसे बहुलक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, उनको हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक बहुलक बोलते हैं। जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड है, न्यूक्लिक एसिड है। ध्यान से देखिएगा, स्टार्च, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, स्टार्च, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, क्या है सब? स्टार्च, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, ये सब हमारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं। ये सब हमारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं। आप लोगों ने न्यूक्लिक अम्ल का नाम जरूर सुना होगा। न्यूक्लिक अम्ल का नाम, न्यूक्लिक एसिड भाई, RNA, DNA, नाम सुना है कि नहीं सुना है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड का राइबोटाइड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का डीऑक्सीराइबोटाइड। तो डीऑक्सीराइबोटाइड इसका एकलक है, और जब ये कई मिल जाते हैं तो ये हो जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, माने DNA हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से राइबोन्यूक्लियोटाइड एकलक है, और जब ये कई मिल जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाता है, और ये हो जाता है RNA की चेन। तो न्यूक्लिक एसिड भी जो होते हैं, नाभिकीय अम्ल भी जो होते हैं, वो एकलक और बहुलक दोनों होते हैं। एकलकों से बहुलकों की संरचना होती, ध्यान रहे, बहुलकों से एकलक नहीं बनते, एकलकों से बहुलकों की रचना होती है। इसीलिए इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कि योग बहुलकीकरण। क्या बोलते हैं इसको? योग बहुलकीकरण। प्रोटीन, स्टार्च, पॉलीपेप्टाइड, RNA, DNA, कार्बोहाइड्रेट, तो ध्यान दीजिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, RNA, DNA, कार्बोहाइड्रेट, ये सब किसमें आ गए? ये सब नेचुरल पॉलीमर में आ गए। इनको हमने कहा कि नेचुरल पॉलीमर है, प्राकृतिक जो है ये बहुलक हैं। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा बहुलक मैंने क्या बताया था अभी आपको? सिंथेटिक पॉलीमर। क्या बताया था मैंने? सिंथेटिक पॉलीमर। ध्यान से देखिएगा, अब हम आपको सिंथेटिक पॉलीमर के विषय में बताने चल रहे हैं। सिंथेटिक पॉलीमर के विषय में, सिंथेटिक पॉलीमर, एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। बीच बीच में हम ऐड भी देते रहते हैं अपना, और मैं अपनी कोचिंग का ऐड नहीं देता हूं, बीच बीच में इन टॉपिकों का ऐड मैं देता हूं, और एक अच्छे बुक से देता हूं। आज जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, बहाल दुबे नाथ की बुक से पढ़ा रहा हूं। आज एल जॉर्डन की बुक से नहीं पढ़ा रहा हूं। आज पॉलीमर आपको मैं बहाल दुबे नाथ, जो आपको ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में मिलेगा, बहाल दुबे नाथ। एक बहाल एंड बहाल की है, एक बहाल दुबे नाथ की है। तो मैं बहाल एंड बहाल की बुक जो है, बहाल दुबे नाथ की बुक से पढ़ा रहा हूं, बहाल एंड बहाल की बुक से नहीं पढ़ा रहा हूं। तो आज आप जो है बहाल दुबे नाथ की बुक से देख रहे हैं कि सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं। वास्तव में सिंथेटिक पॉलीमर कहा किसे जाता है? प्राकृतिक है, ऐसे बहुलक जिनका निर्माण प्रकृति स्वयं करती हो। ऐसे बहुलक
जिनका निर्माण प्रकृति क्या करती है? स्वयं करती है। हम और आप उनका निर्माण नहीं करते। कौन करता है? प्रकृति करती है। ऐसे बहुलक जिनका निर्माण प्रकृति स्वयं करती है उसको हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। और प्राकृतिक बहुलकों में मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया। पॉलिएस्टर को पॉलिएस्टर बोला जाता है बेटा। पॉलिएस्टर, पॉलीथीन, 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 पॉलिएस्टर। ध्यान रहे, पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी। पॉलीथीन, नायलॉन, बेकेलाइट, नायलॉन, बेकेलाइट। तो ये सब क्या है? ये सब सिंथेटिक पॉलीमर हैं। ये सब संश्लेषित पॉलीमर हैं, संश्लेषित बहुलक हैं। इनको हम संश्लेषित बहुलकों के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपने देखा हम एकलक और बहुलक दोनों प्रकार की संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, दोनों प्रकार की संरचनाओं के विषय में अध्ययन करते हैं कि एकलक क्या रहे और बहुलक क्या रहे। अभी तक मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है आपको। बहुलक क्या होते हैं यह मैंने बताया आपको, सहबहुलक क्या होते हैं यह मैंने बताया आपको, समबहुलक क्या होते हैं यह मैंने बताया आपको, दोनों और बहुलकों का वर्गीकरण क्या होता है यह मैंने बताया आपको। बहुलकों के वर्गीकरण की श्रेणी को ध्यान में रखकर हमने बहुलकों को दो भागों में बांट दिया। एक को हमने कहा कि ये जो होते हैं नेचुरल पॉलीमर होते हैं, और दूसरे को हमने कहा कि जो है सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। एक को कहा कि प्राकृतिक बहुलक होते हैं, प्राकृतिक नेचुरल पॉलीमर, और एक को कहा हमने संश्लेषित पॉलीमर होते हैं। तो जो संश्लेषित पॉलीमर मैं बता रहा हूं आपको, इस संश्लेषित पॉलीमर में पॉलीथीन है, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, बेकेलाइट है। इस तरह से कृत्रिम रबर हो गया, ब्यूनायस रबर, कृत्रिम रबर हो गया, कृत्रिम रबर हो गया, ब्यूनायस रबर बोला जाता है, ब्यूनायस रबर बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मैंने जो आपको बताया या जो मैंने आपको बताया ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। फिर आइए देखते हैं, अब हम एक एक करके कुछ बहुलकों का एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। ध्यान रहे कि ज्यादा बहुलकों का नहीं, मैं कुछ ही बहुलकों का एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा। और मेरा जो है मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से भली भांति इन बहुलकों के साधारण उपयोगों से आप अच्छे से अच्छे बहुलकों का निर्माण कर सकते हैं। हमने अपने लाइफ में, आप लोगों ने, हम सभी ने अपने लाइफ में पॉलीथीन का यूज बहुत ज्यादा किया होगा। आज गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया है, हम उसका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। फिलहाल उसको छोड़िए, हम आपको बताते हैं पॉलीएथिलीन, पॉलीथीन, पॉलीएथिलीन। ध्यान से सुनिएगा, पॉलीथीन, एथिलीन इसका मोनोमर है। क्या है? मोनोमर है, एथिलीन। देखिएगा एथिलीन, एथिलीन को हम सामान्य रूप से लिख रहे हैं, एथिलीन को NCH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या हो गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में एथिलीन को मैंने ले लिया। क्या किया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में एथिलीन को हमने ले लिया, और ले करके हमने क्या किया? लेने के बाद हमने जो है इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में 1500 से लेकर के 3000 तक, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 1500 अप टू 3000 एटीएम प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब पर, एटीएम प्रेशर पर, और टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 200 से लेकर के 300 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। ध्यान से देखिएगा, एथिलीन से आपको पॉलीथीन बनाना है। एथिलीन C2H4 भाई, एथिलीन जिसको आप पढ़ रहे हो, पढ़ चुके हो, मैंने पढ़ाया है आपको। एथिलीन से आप पॉलीथीन बना रहे हो। एथिलीन को लेकर के ऑक्सीजन की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड 1500 up to 3000 atm atmospheric pressure and 200 degrees centigrade up to 300 degrees centigrade temperature, it simply be converted into polyethylene.
एथिलीन आसानी पूर्वक पॉलीएथिलीन में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, आसानी पूर्वक परिवर्तित हो जाता है। आप देखिएगा, अगर इसको पॉलीएथिलीन में कन्वर्ट करना, देखिएगा अब इस बांड को ब्रेक करना है, बांड को ब्रेक करना है तो हम कैसे बांड को ब्रेक करेंगे? सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड टेकन N। ओके, डबल बॉन्ड है तो हमने इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया और इस साइड से N को यहां पर लेके चले आए। अब ये पॉलीमर हो गया, N अणुओं को लिया और ये सारे N अणु आपस में आकर के क्या हो गए? जुड़ गए। क्या हो गए? जुड़ गए। अगर ये एथिलीन है, क्या है? एथिलीन है, तो ये क्या हो गया? पॉलीएथिलीन हो गया। क्या हो गया? ये पॉलीएथिलीन हो गया। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आपके? एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनाना कितना आसान है। ऐसे जितने भी बहुलक है सभी बहुलकों का बनाना आसान है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन से टेट्राफ्लोरोएथिलीन TFA नहीं, अब पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन PTFE बना दीजिए आप। टेट्राफ्लोरोएथिलीन देखिएगा ऐसा, CF2 डबल बॉन्ड CF2 डबल बॉन्ड CF2। यहां पर हमने CF2 डबल बॉन्ड CF2 लिया, N मॉलिक्यूल में लिया, ये हो गया टेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या हो गया? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। अब इसी को लेकर के हम पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन पर चलते हैं। सिंगल बॉन्ड CF, सिंगल बॉन्ड CF, सिंगल बॉन्ड N। हो गया पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। इस तरह से वाइनिल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड बना लेते हैं, विनाइल क्लोराइड से हम पॉलीविनाइल क्लोराइड बना लेते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो वाइनिल क्लोराइड आपको मिलेगा उससे आप आसानी से पॉलीविनाइल क्लोराइड बना सकते हो। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि यह टेट्राफ्लोरोएथिलीन है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन TFE। यहां पर क्या बन गया? PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या बन गया? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। एथिलीनों से आपने पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को बना लिया। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने चल रहा हूं एथिलीन ग्लाइकॉल का। ध्यान से देखिएगा, यह है संघनन बहुलक। तो आपने योग में देखा ना, कंजुगाइनेशन में देखा ना, इसको हम कर सकते हैं कि यह जो है यह योग बहुलक एडिशन पॉलीमर्स है। क्या बोलते हैं इसको? एडिशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडिशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। एडिशन, ADDITION, एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं इसको, जिसका नाम है योग बहुलकीकरण। क्या नाम है? योग बहुलकीकरण। अब इस योग बहुलकीकरण के बाद अब हम आपको बता रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्या बता रहे हैं? संघनन बहुलकीकरण क्या होता है? आप जरा तो देखिए, संघनन बहुलकीकरण की क्रिया में, संघनन बहुलकीकरण की क्रिया में जो कंपाउंड होते हैं वो थोड़ा सा लार्ज होते हैं। संघनित हो जाना, छोटे छोटे अणुओं का आपस में मिलकर के बृहद अणुओं का बना लेना, संघनित हो करके एक साथ जुड़ करके ये बड़े से बड़े अणुओं का निर्माण कर लेते हैं। तो एथिलीन ग्लाइकॉल को लेकर के टेरेप्थाइलिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं। पहले आप एथिलीन ग्लाइकॉल का रूप देखिएगा, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। फार्मूला देखिएगा, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। यह है एथिलीन ग्लाइकॉल। ध्यान रहे, इसका नाम क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल। अभी मैं ध्यान से सुन लीजिएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। अगर ऐसे लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, यह हो गया एथिलीन ग्लाइऑक्सल। क्या हो गया? ग्लाइऑक्सल। क्या हो गया? ग्लाइऑक्सल। इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। अब यहां पर अगर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 4 डाइयल
ब्यूटेन, 1,4-डाइयल ब्यूटेन। ये ग्लाइऑक्सल हो गया, क्या हो गया? ग्लाइऑक्सल। तो मैं ग्लाइऑक्सल को नहीं लेकर के एथिलीन ग्लाइकॉल को ले रहा हूं, और इसी एथिलीन ग्लाइकॉल को लेकर के आप लोग देखिए कि मैं किस प्रकार से इसका डिकम्पोजिशन करता हूं और किस प्रकार से इससे जो है एक पॉलीमर की व्याख्या करता हूं। तो ध्यान से देखेंगे, OH सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर आप देखेंगे CH2 CH2 OH चलना है, CH2 CH2 OH बन गया ना, एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया ना, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH बना कि नहीं? CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH हो गया। अब इसी को लेकर के आप लोग जो है टेरेप्थाइलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाइएगा। टेरेप्थाइलिक एसिड क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, प्लस HCOO सिंगल बॉन्ड, ये देखिएगा आप लोग, बेंजीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये बेंजीन के साथ ये रिएक्ट किया, अब ये बेंजीन के साथ रिएक्ट किया COOH, ये देखिए ये हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल। लिखते चल रहे हैं हम, एथिलीन ग्लाइकॉल, ये हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल, और यह टेरेप्थाइलिक एसिड, टेरेप्थाइलिक एसिड, एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया और ये टेरेप्थाइलिक एसिड हो गया। अब इन दोनों को हमने आपस में क्या किया, मिला दिया। अब देखिए मिल रहा, कैसे मिल रहा है? जब इस प्रकार से संघनन बहुलकीकरण की क्रिया में जब दो अणुओं का आपस में संयोग होता है तो उस दशा में जल का एक अणु निष्कासित कर दिया जाता है। क्लियर? संघनन बहुलकीकरण की क्रिया में जब दो या दो से अधिक अणुओं का आपस में कॉम्बिनेशन होता है, संयोग होता है, तो उसमें से जल के अणुओं को क्या किया जाता है, वो बाहर निकाला जाता है। जब तक जल के अणु को आप बाहर नहीं निकालेंगे तब तक संघनन की क्रिया संभव नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अब हम इसको ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा बहुत ही सिंपल वे में हम इसको ले रहे हैं। इधर से देखिएगा, यहाँ से OH और H को मैंने बाहर निकाल दिया। जो आप ये देख रहे हो, ये जो आप कंपाउंड देख रहे हो, ये हमने बाहर निकाला है। H2O को हमने बाहर निकाला, बना क्या? OH CH2 क्लियर हो गया यहाँ तक? COO, आइए देखते हैं, COO मीन्स सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O हो गया। इसके बाद आता है सिंगल बॉन्ड, आ गया ये कंपाउंड। अब ये COOH है, आप बेहिचक COOH को लिख दीजिए। COOH को आपने लिख दिया। क्या आपने बाहर निकाला बेटा? आपने जो बाहर निकाला है वो निकाला है H2O। अभी अभी मैंने आपको बताया कि संघनन बहुलकीकरण की क्रिया में जल के एक अणु का आसानी पूर्वक निष्कासन कर दिया जाता है। संघनन बहुलकीकरण की क्रिया में जल के एक अणु का आसानी पूर्वक निष्कासन कर दिया जाता है। तो आपने देखा कि मैंने जल के एक अणु का निष्कासन कर दिया और यहाँ पर जो है एक उत्पाद बना जिसको हमने कहा पॉलीटेट्राथाइलिक एसिड। क्या बने बोला? पॉलीटेट्राथाइलिक एसिड। अब ये पॉली में आ गया, किसमें आ गया? पॉली में आ गया, मेनी में आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने जल के अणुओं का निष्कासन कर दिया। उसके साथ क्या लगा हुआ है? इसके साथ लगा हुआ ये ग्लाइकॉल। क्या लगा हुआ है? ग्लाइकॉल लगा हुआ है, ग्लाइकॉल लगा हुआ है। अब इस ग्लाइकॉल में आप देखिएगा कि एक जो है एक OH गायब हो गया। जो एथिलीन ग्लाइकॉल था वह हो गया एथिलीन हाइड्रोक्साइड, एथिलीन हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर हाइड्रोक्साइड की श्रेणी में आया, ग्लाइकॉल की श्रेणी में नहीं गया, क्योंकि एक OH और H मिलकर के जल के रूप में ये बाहर हो गए। क्लियर? जल के रूप में क्या हो गए? ये बाहर हो गए। तो इस प्रकार से मैं बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, बहल दुबेनाथ की रसायन विज्ञान से, बहल दुबेनाथ की केमिस्ट्री से मैंने आपको बहुत ही साधारण तरीके से इस रिएक्शन को समझाया है। और कभी कभी जो है
कुछ लोगों को एक इक्वेशन में दिक्कत होती है ब्यूनोइस रबर में। जरा सा आप लोग ब्यूनोइस रबर को देख लीजिए, मेरा लास्ट पॉइंट होगा ब्यूनोइस रबर का। तो अब आप देखिएगा ब्यूनोइस रबर बनता कैसे है। ब्यूनोइस रबर जिसको SBR बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको? SBR बोलते हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूं, मैं अपने कॉर्नरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से जो है इस आपको जो चीज बातें बता रहा हूं, यह आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे हर्टली बोल रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको जो है सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और जितना ही ज्यादा आप इसको करेंगे, मैं उतना ही ज्यादा नॉलेज आपको गेन करता चला जाऊंगा, उतना ही ज्यादा मैं नॉलेज आपको देता चला जाऊंगा। आप लोग नॉलेज में कहीं से भी कोई जो है कमी नहीं पाएंगे। आप लोग पूरी तरह से सत्यनिष्ठा के साथ जुड़िए और जुड़ करके जो चीजें बताई जाएं उनको ध्यानपूर्वक समझिए, ध्यानपूर्वक आप उन्हें समझिए। बक 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 बोलने से या इस तरह से करने से समझ में नहीं आएगा। मैंने पहले भी बताया आपको, रसायन विज्ञान ये समझने का विषय होता है, न कि रटने का विषय होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर कॉलेजियस, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, कभी आप लोग जो है केमिस्ट्री को रटने का प्रयास मत करिएगा, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। यदि आप केमिस्ट्री को समझ जाएंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, मेरे कमेंट पर आया हुआ है कि आज के 28 साल 20 साल 30 साल पहले के बच्चे जिन्होंने केमिस्ट्री मुझसे पढ़ा है, फिजिक्स मुझसे पढ़ा है, बायो मुझसे पढ़ा है, वे मेरे साइट पर आप लोग जाएंगे देखेंगे, वहां पर अच्छे से अच्छा उन्होंने कमेंट क्रिटिसाइज किया है कि उस समय के केमिस्ट्री के पढ़ाने के तरीके में और आज के केमिस्ट्री के पढ़ाने के तरीके मेरे पास कोई अंतर नहीं आया है। मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे मैं आज के 28 साल पहले पढ़ाता था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको वह चीजें बता रहा हूं जो बदलते हुए समय के अनुसार आपके एग्जाम में आ रहा है, जो बदलते हुए समय के अनुसार आपके एग्जाम में आ रहा है। नहीं तो हम लोगों के समय में CPMT, DPMT, राज PMT, MP PMT, इस तरह से हर स्टेट अपने अपने प्री मेडिकल टेस्ट लेते थे। लेकिन अब सबने क्या किया? नीट को किया, कंजॉइंट होकर के नीट को कर दिया, IIT को कर दिया, JEE को कर दिया, एम्स को कर दिया। अब आप संकुचित हो गए। तो अगर आप एक भी नंबर से पीछे जाते हैं तो आप समझिए कि आप पूरे के पूरे जो है जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके साथ बच्चों का जो सहयोग रहा, जो आपके साथ एग्जाम दिए हैं, अगर आप एक नंबर भी पीछे किसी से चले गए तो आप 1000 बच्चों से पीछे चले जाएंगे, क्योंकि रिपीटर आपके साथ लगे हुए होते हैं, रिपीटर्स आपके साथ लगे हुए होते हैं। और रिपीटर्स जाहिर सी बात है वो आपसे अच्छा नॉलेज रखेंगे। तो आप रिपीटर्स भी बनिए और नए स्टूडेंट्स भी बनिए, रिपीट करते रहिए। नए स्टूडेंट्स तो आप इंटर में कर लिए, अब रिपीटर में आइए हमारे साथ, आप ताकि एग्जाम के समय में आसानी से फेस कर सकें। तो आइए मैं फिर से एक बार बताता हूं ब्यूनोइस रबर कैसे बनाया जाता है। ये किस प्रकार का पॉलीमर है। तो हम 1,3-ब्यूटाडाइन को लेते हैं। क्या लेते हैं? 1,3-ब्यूटाडाइन को लेते हैं। यहां पर देखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यह हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन। क्या हो गया बेटा? 1,3-ब्यूटाडाइन। क्या हो गया? 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया है। 1,3-ब्यूटाडाइन को लिया मैंने और 2 मॉलिक्यूल में लिया हमने। किस मॉलिक्यूल में लिया? 2 मॉलिक्यूल में लिया, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। 2 मॉलिक्यूल में मैंने ले लिया 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन 2 मॉलिक्यूल में मैंने ले लिया। अब इस 2 मॉलिक्यूल में लेकर के स्टाइरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। स्टाइरीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6CH5। यह हो गया, जिसका नाम है स्टाइरीन। क्या नाम है इसका? स्टाइरीन। ये स्टाइरीन हो गया। अभी और है इसमें क्या क्या लिया? 2 मॉलिक्यूल में आपने 1,3-ब्यूटाडाइन लिया। ध्यान से देखिएगा ब्यूनोइस रबर
2 मॉलिक्यूल में आपने 1,3-ब्यूटाडाइन लिया, 1,3-ब्यूटाडाइन लेने के बाद सिंगल मॉलिक्यूल में आपने स्टायरीन को लिया, क्लियर, सिंगल मॉलिक्यूल में आपने स्टायरीन को लिया और सिंगल मॉलिक्यूल में स्टायरीन को लेने के बाद फिर आप 1,3-ब्यूटाडाइन लेते हैं, क्या लेते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए अब बन जाएगा आपका नया प्रोडक्ट। ये हो गए, ये सब मोनोमर है। यहां पर ये देखिएगा CH2, ये 1,3-ब्यूटाडाइन का सिंगल मॉलिक्यूल, फिर 1,3-ब्यूटाडाइन का सिंगल मॉलिक्यूल, फिर 1,3-ब्यूटाडाइन का सिंगल मॉलिक्यूल, 1 2 3, तो 1,3-ब्यूटाडाइन के 3 मॉलिक्यूल हो गए। ये स्वयं में बहुलक हो गया, एकलक अब नहीं रहा। एकलक तो तब होता जब ये अकेले होता, लेकिन आप पढ़ क्या रहे हो, संघनन बहुलकीकरण। आप पढ़ क्या रहे हो, संघनन बहुलकीकरण। तो ये कंडेंसेट कर रहा है, संघनित हो रहा है, किसके साथ, स्टायरीन के साथ। अब स्टायरीन के साथ ये कंडेंसेट हो गया, किसके साथ, स्टायरीन के साथ ये कंडेंसेट हो गया। अब ये देखिएगा बनाएगा क्या। अब ये जो बना रहा है सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 सॉरी डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहां से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उसके आगे मैं यहां से लिख रहा हूं सिंगल बॉन्ड। यहां पर आपने लिखा CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH CH2 CH, ये क्लियर हो गया। अब यहां तक बना, फिर डबल बॉन्ड वही जोड़ रहे हैं आप, उसी को आप एक साथ जोड़ रहे हो, उसी को आप एक साथ जोड़ रहे हो। फिर लिखा आपने CH CH2 CH2 CH CH2 CH2, जो आपने यहां लिखा CH2 CH2, फिर वही कर रहा है CH CH2 CH2 हो गया, CH2 लिखा आपने, फिर CH, भाई यहां के बाद CH2 CH से डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH CH2 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 CH हो गया ना, बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो CH CH2 CH2 CH CH CH2 CH2 CH, ठीक, फिर CH2 CH2 CH यहां पर हो जाएगा, फिर CH2 CH2 CH आपने यहां पर कर दिया, CH2 CH कर दीजिए। अब इसके बाद यहां पर आपने लिखा, अब इसके बाद जो CH लिखा आपने, इस CH से आपको C6H5 को ऐड कर देना है, किसको, C6H5 को, माने इसको फेनिल को आपको ऐड करना, C6H5 को आपने ऐड कर दिया। अब आप लिखेंगे CH2 CH CH2 CH डबल बॉन्ड, अब लास्ट का प्रोडक्ट बन रहा है CH CH2 CH CH2, ये हो गया। यह जो बना आपका, यह जो बना आपका, यह जो बना आपका, यह हो गया SBr, क्या हो गया, SBr। इसी को बोला जाता है बेटा ब्यूनायस रबर। तो जो रेड से मैंने लिखा है ये ब्यूनायस रबर लिखा है, और जो यहां पर मैंने लिखा है ये ब्यूनायस रबर को बनाने के लिए मैंने सिंथेसाइज किया है, मैंने संश्लेषित किया है, क्योंकि मैं अब जो बता रहा हूं आपको यह संघनन बहुलकीकरण बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, संघनन बहुलकीकरण में बता रहा हूं आपको। तो संघनन बहुलकीकरण की क्रिया में आपने जो है इस प्रकार के अणुओं को लिया और एक साथ संघनित करा दिया, और संघनित कराने के पश्चात माने 1,3-ब्यूटाडाइन के 3 मॉलिक्यूलों को लिया, 3 मॉलिक्यूल को लिया, और स्टायरीन के सिंगल मॉलिक्यूल को लिया, और इसको लेकर के आपने जो है तब बनाया SBr, क्या बनाया, ब्यूनायस रबर। इस प्रकार से आपने ब्यूनायस रबर की संरचना को बनाया। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप लोग इसको पूरी तरह से देखिए, समझिए, जानिए। एक बार मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप लोग पर डे मेरे लेक्चर को देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि मैं प्रतिदिन लेक्चर लेता रहूंगा और प्रतिदिन आपको नई नई चीजों को बताता रहूंगा। इसी के साथ मैं आपसे फिर विदा लेता हूं, और कल मैं फिर आपसे
जो है अपने अगले टॉपिक के साथ, अपने नए लेक्चर के साथ कल मैं फिर आपसे मिलूंगा। और तब तक के लिए आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप तब तक के लिए पूरी तरह से इसको इतना रिवाइज कर लेंगे। वास्तव में बहुलक क्या होते हैं, एकलक क्या होते हैं, समबहुलक क्या होते हैं, सहबहुलक क्या होते हैं, प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं, जो है और संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं, संघनन बहुलक क्या होते हैं, योग बहुलक क्या होते हैं, इतने बहुलकों को आज मैंने आपको पढ़ाया। इतने बहुलकों को आज मैंने आपको पढ़ाया है, इसलिए मैं आपको इतना नाम बताया। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप सभी लोग इतने बहुलकों को एक बार पढ़ करके तब फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक पर हम आगे कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।